इडियट। तो कल हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इंथैल्पी पढ़ी थी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि व्हेनेवर यू गेट अ न्यूमेरिकल कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन या कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो आपको वो 1 मोल बनाना है। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इट इज अ हीट रिलीज्ड or heat absorbed when 1 mole of the substance is formed from its elements in its standard state. कल हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करके देखे थे. Those who are absent, they can go through the video lecture. Can we stop now? Can we stop? तो जो कल जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं लगाया था, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. Hess law. Yesterday also I told you that this is one of the very very important law. एंड नॉट ओनली यू शुड गो थ्रू द लेक्चर. आपको आज मैं न्यूमेरिकल्स भी दूंगी हेस लॉ के, जो आपने घर से प्रैक्टिस करने हैं. टुडे वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सेकेंड टाइप ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन. नाउ कैन एनीवन गेस व्हाट कुड बी इंथैल्पी ऑफ कंबशन? क्या होगी? 2 से 1 कॉम्बिनेशन ही कंबशन. टुडे यू आर आउट ऑफ योर माइंड. कंबशन क्या होती है? बर्निंग इन एग्जैक्टली. तो दैट मीन्स अगर आपको कोई बोले कि यू हैव टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कोक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन इन द कोक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, COKE कोक, नॉट दैट कोक विच यू ड्रिंक. आकाश, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ जोक. इफ यू आर देन प्लीज लीव. तो जब भी आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करनी होती है, तो जिस भी सब्सटेंस की आपको कंबशन की इंथैल्पी, देखो इंथैल्पी क्या है? हीट. इंथैल्पी मीन्स हीट. दैट हीट कुड बी रिलीज्ड और दैट हीट कुड बी एब्जॉर्ब्ड. कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो या तो उसमें हीट रिलीज होगी या उसमें हीट क्या होगी? यू गाइज नो ना, 2 तरह की रिएक्शन होती है. जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उनको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली एक्सो. एंड जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको क्या बोलते हैं? एंडो. तो यानी कि इन दो चीज़ों के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है. जब हम बोल रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल रहे हैं, तो हाउ विल यू डिफाइन दैट इट इज द हीट रिलीज्ड और इट इज द हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इस रिएक्शन में इस बात का ध्यान ज़रूरी है कि जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें जिस भी सब्सटेंस की कंबशन की इंथैल्पी निकालनी है उसको 1 मोल लेना है. अगर आपने बैलेंसिंग के चक्कर में इसको 2 कर दिया या 3 कर दिया, तो आपका जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का आंसर आएगा वो रॉन्ग कंसिडर होगा. बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड नहीं करेंगे कि 1 मोल, तो ऐसा तो कोई बच्चा 2 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेगा, कोई बच्चा 3 मोल के लिए कैलकुलेट कर देगा एंड विल गेट डिफरेंट आंसर. तो साइंटिस्ट ने प्रिसाइजली डिफाइन किया कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के कंबशन की इंथैल्पी निकाल रहे हो, जिस भी सब्सटेंस की कंबशन कर रहे हो नमन, वो कितने मोल लेना है? 1 ऑलवेज. चाहे आपको अगर लगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ लेनी पड़ जाए बैलेंस करने के लिए, तो इट्स फाइन. ऑक्सीजन अगर आपको बैलेंस करने के लिए हाफ करनी पड़ जाए, कर लेना. लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया, योर होल क्वेश्चन गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि आपने उसके डेफिनेशन को ही ओबे नहीं किया. जस्ट लाइक कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जिस भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं वो हमें कितना फॉर्मेशन करना होता है? 1 मोल. सिमिलरली जिसकी कंबशन की इंथैल्पी निकालनी है, तो कंबशन जिसकी कर रहे हैं उसका इंथैल्पी उस सब्सटेंस को कितना लेना है? 1 मोल. अब आप रिएक्शन लिख लोगे. अब अगर देखो मेरी बात सुनो, ये तो नाम हो गए ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कल कैलकुलेट करी थी, आज हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन कर रहे हैं. है तो वो एक रिएक्शन ही ना, चाहे रिएक्शन में कंबशन हो चाहे रिएक्शन में फॉर्मेशन हो, है तो वो रिएक्शन ही. What I am trying to explain you is कि अगर आपको इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बिकॉज इंथैल्पी मीन्स द चेंज. अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है? कंबशन हो रही है तो ये रिएक्शन ही ना. और अगर किसी भी रिएक्शन का अगर आपने इंथैल्पी चेंज निकालना होता है तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस फाइनली क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट. पहले क्या थे? रिएक्टेंट. अब देखो आपको प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, तो आपको CO2 की इंथैल्पी गिवन होगी क्वेश्चन में. ऑब्वियसली अगर आपको पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करनी है तो आपको डेटा गिवन होगा
एंड व्हेन आई से कि डेटा गिवन होगा मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी रिएक्टेंट्स है उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, जो हमने कल करी थी, जो हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करी थी ना कल, अब वो वैल्यूज हमें गिवन होंगी। वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी माइनस रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो कार्बन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस ऑक्सीजन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन होगी। बट जो एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेनी होती है, 0। तो अगर सपोज कोई एलिमेंट है जिसकी आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इट मे बी बिकॉज इट इज़ इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी लेनी होती है, 0। ओके, सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। लिखो एक न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द, अगर किसी की नहीं दे रखी तो उसके अपने आप ही 0 हाँ ले लेना। ओके, यू डू दिस। Write down this question. Come on. Very important. Calculate the. Everybody should be writing the question. If I see anyone, उस दिन फोन गया था आपके घर दिव्यांश? नहीं गया मैम। तो आज जाएगा अगर if anyone will be found not writing or you know having not notebook. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो करवाई थी मैंने पूरा लेक्चर आपके लिए अपलोड किया, बट एनीवेज यस। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है, सुनो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसकी फॉर्मेशन आपको करनी है, इथेन की फॉर्मेशन करनी है तो इथेन को प्रोडक्ट साइड लेना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, तो इथेन कहाँ आ जाएगा? फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कि वो सब्सटेंस बनना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज डिफाइंड एज अ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कल रिएक्शन कुछ और थी तो उसकी डेफिनेशन कुछ और थी। मैं वही तो बोल रही हूँ, इंथैल्पी तो हीट ही है, उसी हीट को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे नैतिक, अगर वो सब्सटेंस 1 मोल फॉर्म हो रहा है। उसी इंथैल्पी को हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे अगर हमने उसकी कंबशन करी है। सो दैट डिपेंड्स। अब इस क्वेश्चन में आपने फॉर्मेशन फाइंड करनी है कि कंबशन फाइंड करनी है? कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन। वेरी क्लियरली स्टेटेड है कि आपको कंबशन करनी है। नमन, कैन यू टेल मी कि किसकी कंबशन करनी है? ऑफ इथाइलिन। सो डू यू नो व्हाट इज इथाइलिन? Many of you may not know ethylene is the common name of ethene. अब अगर एग्जाम में आपको ना पता हो तो कॉमन सेंस इज टू बी यूज्ड। आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको डेटा CO2 का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है और साथ में किसका डेटा दे रखा है? तो दैट मीन्स C2H4 इथाइलिन का फॉर्मूला होगा। अगर आपको क्वेश्चन में CO2 का फॉर्मूला दिया हुआ है, इथाइलिन इज नॉट CO2, H2O का डेटा गिवन है, इथाइलिन इज नॉट वाटर, सो दैट मीन्स डेफिनेटली जो तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है इथीन का C2H4 वो इथाइलिन ही होगा। तो कई बार क्वेश्चन में स्मार्टनेस भी दिखाया करो, ये नहीं कि मैम वी लेफ्ट द क्वेश्चन बिकॉज वी डिडंट नो व्हाट इज इथाइलिन। वैसे तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अब कई बार बच्चा यहीं पे छोड़ दे क्वेश्चन, पूरा रीड आउट ही ना करे कि मुझे तो इथाइलिन पता ही नहीं है। नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ, आपको इथाइलिन की फॉर्मेशन की इंथैल्पी दे रखी है, आपको फाइंड करनी है इथाइलिन की कंबशन की इंथैल्पी। यहीं से तो दोनों चीजें इंटरकनेक्ट होंगी। अब देखो, सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू मेक द डिजायर्ड इक्वेशन, यू हैव टू मेक द डिजायर्ड इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कैन एनीवन गेस कि इथाइलिन की कंबशन की क्या डिजायर्ड इक्वेशन होगी अगर आप इथाइलिन की कंबशन कर रहे हो? सबसे पहले तो इथाइलिन ही लेंगे जिसकी कंबशन कर रहे हैं, नमन, वो आएगा रिएक्टेंट साइड। अब मुझे एक बात बताओ, C2H4 इथाइलिन, इसकी कंबशन करनी है तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होती है? हाँ, O2 की प्रेजेंस में। और जब कंबशन होती है तो प्रोडक्ट में बनता क्या क्या है? CO2 एंड वाटर। सबसे पहले तो वही बच्चा डिजायर्ड इक्वेशन बना पाएगा जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंबशन होता क्या है ना। बिकॉज अगर हमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द डिजायर्ड इक्वेशन, एंड दैट इज व्हाट वी डिड यस्टरडे आल्सो। कल भी जब हम
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे थे उसको 1 मोल प्रोडक्ट साइड बना रहे थे. बट बिफोर वी प्रोसीड, इज इट बैलेंस्ड? So we have to balance it. But बैलेंसिंग में आपने एक चीज ऐसे करनी है कि यहाँ 1 रहना चाहिए, यहाँ 1/2 आ जाए, यहाँ 3/2 आ जाए, वॉट एवर. बट जिस सब्सटेंस की आप कंबशन कर रहे हो उसके आगे 1 का 2 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन इटसेल्फ सेज इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज हीट और रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो अगर आपने जिस सब्सटेंस की कंबशन करी अगर उसके आगे 2 ले आए, योर होल आइडिया और होल क्वेश्चन गोना बी रॉन्ग. अब देखो पहले बैलेंस करते हैं. कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 6 हो गए तो 3. सो नाउ दिस रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस. ठीक है, अब इस रिएक्शन में कंबशन हो रही है तो ये रिएक्शन ही ना. क्या हुआ, मैंने इसका नाम कंबशन रख दिया. वॉट एवर इज माई नेम, मेरा नाम होने से मेरी पर्सनालिटी नहीं चेंज हो जाएगी. आज मेरा नाम कुछ और रख दिया जाए तो वही बात है कि ये रिएक्शन है, चाहे इसमें कंबशन हो रही है. तो रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस. बट ये मैंने समेशन क्यों लगाया कि सारे प्रोडक्ट को प्लस करो, तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया. दिव्यांश, कैन यू टेल मी वाई राइटिंग HP माइनस HR मैंने यहाँ समेशन क्यों लगाया. हाँ, सारे प्रोडक्ट्स का सम करना है, ये नहीं कि आप एक प्रोडक्ट ले लो. व्हेन यू आर फाइंडिंग द चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऑल द प्रोडक्ट हैव टू बी एडेड बिफोर यू सबट्रैक्ट रिएक्टेंट्स. तो इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, पहला कौन सा प्रोडक्ट है नमन, CO2 की आपको वैल्यू दे रखी है. H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पर CO2 है कितने. तो आपने जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की लेनी है तो आपने ट्वाइस लिया. वाई, बिकॉज द प्रोडक्ट CO2 इज देयर बट उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है. तो अगर कोई प्रोडक्ट 2 टाइम्स है तभी तो बैलेंस करना ज़रूरी था. अगर स्टोइकियोमेट्री की कोई इंपॉर्टेंस ही ना होती फिर तो बैलेंस ही ना करते. डैडी, आर वी कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास, बिकॉज इस लेक्चर में आपको फिर बार बार टोका जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. मे बी योर मदर सीज दैट पॉइंट कि हाँ मेरे बच्चे को टोका जा रहा है. दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, H2O की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है. हाउ मच, हाँ जितनी भी है, बट वो ट्वाइस लेनी है. नाउ माइनस, अब हमने माइनस करनी है रिएक्टेंट. पहला रिएक्टेंट कौन सा है, और एक ही है तो आगे 2 लगाने की जरूरत नहीं है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 की ऐसे ले लेना, प्लस थ्राइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की नहीं दी. तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर किसी एलिमेंट की नहीं दे रखी है तो दैट मीन्स इट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, 0. अब बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. लेट्स सी, CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -393.7 प्लस H2O की वैल्यू इज -241.8 माइनस C2H4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 52.3 और ऑक्सीजन की नहीं दे रखी 0. इसमें आपको सॉल्व करना है एंड कैलकुलेशंस हैव टू बी वेरी मच केयरफुली, बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती करोगे तो यू मे गेट द रॉन्ग आंसर. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग. 787.4. एब्सोल्युटली रॉन्ग. अभी तो सिर्फ उसका बताया, ये मल्टीप्लाई कैलकुलेट. आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर. मैं वो माइनस ब्रैकेट नहीं आएगी वहाँ पे, वहाँ पर -1241.8 और -3934 उसी लाइन क्वेश्चन में उसी लाइन में नीचे Yeah. यस मैम -1.323.3. एब्सोल्युटली रॉन्ग. अरे नहीं, वेट, मे बी आई एम लुकिंग
समथिंग एल्स. 1 to 1 रहते आप तो रहने ही दो. वो कैलकुलेटर से कर रहा है, मैं बिना कैलकुलेटर 1323.3 minus ई रे What is minus 13? 23.3. Yes, minus 1322 is the answer. Units are very important. अगर आपको ऊपर सारी किलो जूल पर मोल में गिवन है. वो 23.3 आ रहा है, चल जाएगा. Yes, yes, of course. उसे वो पूरा मैम इसमें कैलकुलेटर से करें, मैंने बिना कैलकुलेटर के अगर फिर भी सेम आंसर आ रहा है वहाँ पे Sometimes वो कोई बात नहीं, इतना तो एरर इज कंसिडरेबल. 0.4 करें. चले आगे. How many enthalpies we have discussed so far? Yesterday we did enthalpy of formation. Today we did enthalpy of combustion. बट हमें एक बात समझ आई कि enthalpy of combustion को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें डेटा enthalpy of formation का गिवन होना चाहिए. What if अगर मुझे इस प्रोडक्ट की enthalpy of formation क्वेश्चन में गिवन ही ना होती, then would I have been able to use this equation HP minus HR, है ना? तो यानी कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन यही लगानी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बट जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. जो भी दूसरा प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, माइनस जो भी रिएक्टेंट है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन होगी. तो कल हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाली थी यूजिंग हेस लॉ. आज हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके क्या निकाला? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कौन सा लो हेस लॉ. कल हमने ये जो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है ना इतनी इजीली, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने एक लॉ पढ़ा था कि ये वैल्यू कैसे निकली. आज तो आपको डेटा दे दिया, आपने सिंपल क्या कर, नहीं अगर तो ये क्वेश्चन आया फिर तो दिया होगा. अगर आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही निकालनी हुई जो हमने कल निकाली थी, तो उसके लिए हमने एक हेस लॉ पढ़ा था. एंड इफ यू वांट टू स्टडी देन द लेक्चर इज ऑलरेडी देयर. या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेगा और फिर उसी एंथैल्पी नहीं इतना डबल नहीं करेंगे आपको कि आपको सेम ही क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना हो. आइदर यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन हेस लॉ, in that you have to do enthalpy of formation, or you will get a question like this. Okay, now let's introduce you to the third type of enthalpy. Third type of enthalpy है enthalpy of neutralization. अब नाम ही बता रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा. न्यूट्रल What is neutralization? When one mole of acid combines with 1 mole of base, it combined with 1 mole of to form salt and water. तो जाहिर सी बात है कि इस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हुई होगी या जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ. न्यूट्रलाइजेशन. तो दैट मीन्स आपको जितने भी एंथैल्पीज है ना उनकी पहली स्टार्टिंग की लाइन तो सेम ही रहेगी. इट इज द हीट रिलीज्ड और इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन दिस इज हैपनिंग. अगर कंबशन है तो आप लिखोगे व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज अंडरगोइंग कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर रिएक्शन में क्या हो रहा है तो आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कोई एक सिंगल स्टूडेंट है जो कंप्लीट डेफिनेशन मुझे डिफाइन करके बता सके. न्यूट्रलाइजेशन हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज defined as absorption or release of heat. हीट लिखना बहुत जरूरी है. एंथैल्पी हीट ही है. अगर आप लिखोगे इट इज समथिंग एब्जॉर्ब्ड और समथिंग रिलीज, वो समथिंग ही तो हीट तो लिखना है ना. हाँ, अ गुड क्वेश्चन. क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ये लिखा जा सकता है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज? यस, वो भी ट्रू है. अगर आप ये लिख रहे हो कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट द हीट चेंज बट इट इज द एंथैल्पी चेंज, ये भी करेक्ट वर्ड है. एंथैल्पी ही हीट है. इसको जितनी जल्दी आप अपने जहन में बिठा लोगे और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि अब हम 11th में हैं, हमने हीट की जगह क्या बोलना है? एंथैल्पी. यू विल योरसेल्फ फील कि ओके नाउ यू आर एडवांस्ड. अभी तक तो हम हीट ही यूज करते थे बट नाउ यू कैन यूज द वर्ड एंथैल्पी चेंज. ओके, इट इज द एंथैल्पी. it is absorption or Heat released when release of heat When? by the reactant when it combines. when 1 mole of an acid combines with to form salt and water. तो जाहिर सी बात है कि अगर रिएक्शन में हो ही न्यूट्रलाइजेशन रही है तो उस वक्त जो भी हीट रिलीज होगी या जो भी उसमें एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी को क्या कहा जाएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. द फोर्थ टाइप ऑफ एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन.
इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, अब इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, अब नमक पानी में डालते हो सोल्यूशन बन जाता है। अब देखो ये माना जाता है कि जब आप नमक लाइक NaCl को पानी में डालते हो तो दो प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले जब आप NaCl को पानी में डालते हो उसका लैटिस ब्रेक होता है, दैट मीन्स Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव। तो जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो सोल्यूशन बनाने के लिए तो सबसे पहले उस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है। क्यों हीट एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि उसको लैटिस को ब्रेक करना है। जैसे अगर आप NaCl को पानी में डाल रहे हो वो एकदम से डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, पहले NaCl किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड यू नो ब्रेकिंग ऑफ दिस आयनिक सॉल्ट इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि इसके लिए एनर्जी चाहिए। अब क्या होगा, जैसे ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव को वाटर के OH नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे और Cl नेगेटिव को वाटर के H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे। जब कभी आयंस को वाटर अट्रैक्ट करता है, वाटर मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो असल में जब भी किसी सॉल्यूशन के बनने पे हीट रिलीज होती है, उस सॉल्यूशन के बनने पे दो चीज़ें होती हैं। पहले हीट एब्जॉर्ब होती है टू ब्रेक द लैटिस विच इज़ नोन एज लैटिस एंथैल्पी, और फिर कुछ हीट रिलीज होती है क्योंकि लैटिस ब्रेक हो चुका है। Na पॉजिटिव वाटर के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑपोजिट आयंस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द आयंस इज नोन एज हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? और एक बात हमेशा याद रखना कि हाइड्रेशन के वक्त हीट निकलती है। अब ओवरऑल सोल्यूशन की एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो पॉजिटिव होती है। अब मान लो +50 एनर्जी लैटिस एंथैल्पी है और जो रिलीज हुई दैट इज -100, तो ओवरऑल आंसर आपका किस में आ गया? लेकिन अगर ऑपोजिट होता, हीट एब्जॉर्ब होती +50 लेकिन रिलीज होती -20, तो आपका ओवरऑल आंसर किस में आ जाता? दैट मीन्स फाइनली एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कुड बी हीट एब्जॉर्ब और इट कुड बी हीट रिलीज। वो डिपेंड करेगा कि जब वो सॉल्ट पानी में गया तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए थी या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा निकली। एक एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो रही है और एक एंथैल्पी, ये सम ऑफ यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास रियली। आई एम सेइंग कि हाइड्रेशन, देखो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म द सोल्यूशन। यानी कि जब भी 1 मोल सॉल्ट का पानी में जाएगा, सोल्यूशन बनाएगा, तो उस वक्त जो भी हीट रिलीज होगी या जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोला जाएगा। बट आई एम सेइंग एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ एंथैल्पीज। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन खुद ही 2 तरह की एंथैल्पी से बनी हुई है, क्योंकि कभी भी जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो सोल्यूशन बनाने के लिए, तो वो एकदम से सोल्यूशन नहीं बनाता, पहले उसका लैटिस ब्रेक होता है जिसके लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। और एक बार जब वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, Na पॉजिटिव वाटर के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Cl नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एंड दिस इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये अपने आप होता है, इसको कराना नहीं पड़ता, तो हीट निकलती है, देनी नहीं पड़ती। तो मैं ये कह रही हूँ कि लैटिस एंथैल्पी हमें देनी पड़ती है, मतलब पॉजिटिव, और ये अपने आप निकलती है तो इट इज़ इन नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है या जो बड़ा होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव में आ जाएगी। हाँ, जब भी हीट निकलती है तो वो नेगेटिव होती है। इसका कारण सोचो, मान लो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है 40, 20 हीट रिलीज होगी, रिलीज होने का मतलब है एनवायरनमेंट में चलेगी, सराउंडिंग में चलेगी, तो प्रोडक्ट में कितनी रहेगी? 20। अब चेंज निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 40 थी, बाद में कितनी रहेगी? तो 20 - 40, आंसर किस में आएगा? -20 माइनस। वाई हीट रिलीज इज नेगेटिव इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि जब हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव में आंसर क्यों आता है? क्योंकि खुद सोचो, अगर आपने हीट रिलीज ही कर दी, रिएक्टेंट ने हीट रिलीज कर दी, मतलब उसकी अगर टोटल हीट 40 थी, उसने 20 रिलीज कर दी, 20 तो गायब ही हो गई, तो प्रोडक्ट में कितनी रह गई? 20।
अब चेंज कैसे निकालते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन बन रहा है? प्रोडक्ट 20, पहले कितनी थी? 40। तो जब तुम चेंज फाइंड करोगे 20 माइनस 40, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? -20। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी किसी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है द वैल्यू कम्स आउट टू बी इन नेगेटिव। लेकिन अगर वही 40 रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता, पहले 40 है 20 एब्जॉर्ब कर ली, तो कितनी हो जाती? 40 प्लस 20 60। तो चेंज निकालना 60 माइनस 40 प्लस 20। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो आंसर कम्स आउट टू बी इन पॉजिटिव, एंड जब हीट रिलीज होती है तो आंसर कम्स आउट इन। अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होगा? कोई गैस कर सकता है? नेक्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। जब कोई मॉलिक्यूल अपने एटम से टूटेगा तो जो भी हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ। अब तो आप खुद ही गैस कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज, दैट इज इट इज द हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ब्रेक इनटू इट्स एटम्स। लेकिन प्रोवाइडेड ये 1 मोल ही लेना है। हाँ वैसे नहीं, इसमें तो आपको हीट देनी पड़ेगी, प्रिसाइजली एब्जॉर्ब ही होगी क्योंकि आप एटम में तोड़ रहे हो। अगर आप कोई चीज़ को ब्रेक कर रहे हो तो प्रिसाइजली हीट एब्जॉर्ब ही होगी। बट एनीवेज यू कैन सिंपली राइट इट इज इन। अगर आप कल को डिफाइन करते हुए कंफ्यूज हो ना कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, तो सिंपल लिख देना कि इट इज द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज। चेंज में आप टीचर खुद अपने आप बॉदर करेगा कि एब्जॉर्ब्ड है कि रिलीज है। आपने डेफिनेशन में बिल्कुल सिंपली लिख देना कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए। सम पीपल आर टॉकिंग प्लीज। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ये देखो, ये दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें भी आयंस बन रहे हैं, इसमें भी आयंस बन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले जब आयंस बन रहे हैं तो उस वक्त उस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोला जा रहा है? एंथैल्पी ऑफ। लेकिन नीचे में जब आयंस बन रहे हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है? एंथैल्पी ऑफ। तो ध्यान रखना, जब भी एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी आयंस होते हैं, आप बस उन आयंस को अलग अलग कर रहे हो। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग हो रही है, आप जबरदस्ती उसको आयंस में ब्रेक कर रहे हो। अंडरस्टैंड करो कि अगर 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आयंस में ब्रेक होता है तो उसकी एंथैल्पी को नहीं, जब नहीं आयनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयंस। आयंस थे नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस ही थे, शेयरिंग हो रही थी। तो जब 1 मोल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड अपने आयंस में टूटता है तो हीट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ। लेकिन अगर वही 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड आयंस में टूटता है तो उसको क्या बोलना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। कितनी एंथैल्पीज पढ़ ली? कल कौन सी पढ़ाई थी? एंथैल्पी ऑफ। आज आती कौन सी पढ़ी? एंथैल्पी ऑफ, जिसका हमने एक न्यूमेरिकल भी करा। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद वेरी गुड न्यूट्रलाइजेशन, देन सॉल्यूशन, देन आयनाइजेशन एंड देन नहीं एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन 5। नहीं मैम, बीच में एक और होगी, कल आपने एक कराई थी ना। हाँ, कल फॉर्मेशन, आज कंबशन, फिर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद एटॉमाइजेशन, एटॉमाइजेशन के बाद आयनाइजेशन। मैम आयनाइजेशन का फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है, मतलब कि जब आयंस हो ना और आप बाद में क्रिएट करो। कोवेलेंट कंपाउंड इज नॉट मेड अप ऑफ आयंस, देयर इज शेयरिंग, but when you forcefully break its bond such that one of the electronegative element take both the electrons, you are forcefully making the ions, so that process is known as ionization. But if there are already ions, that is how it is. अगर आपको लग रहा है कि ये अलग तरीके से, तो आप प्रपोज कर सकते हो सकता है कि डेफिनेशन चेंज, मतलब नाम चेंज हो जाए, बट नाउ राइट नाउ इट इज लाइक दिस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? आपने 2 तरह के सॉल्ट्स पढ़े हुए हैं, एक एनहाइड्रस होते हैं और एक। अगर किसी एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देकर उसको क्रिस्टलाइन सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जिस रिएक्शन में एक एनहाइड्रस सॉल्ट किस में चेंज होता है?
क्रिस्टलाइन सॉल्ट में बाय एब्जॉर्बिंग द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अब कॉपर सल्फेट को 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए तो आप जितना मर्जी वाटर दे दो वो 5 मॉलिक्यूल वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा। तो उस वक्त जो भी हीट में चेंज आएगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ hydration. So how will you define enthalpy of hydration? It is defined as the enthalpy change when 1 mole of the anhydrous salt converts into, इसमें रिलीज होगी। इसमें हाँ हाइड्रेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, आई टोल्ड यू। बट अगर आप नहीं श्योर कि हीट रिलीज होगी या हीट अब्जॉर्ब होगी तो तुमसे भी हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज। हाइड्रोजनेशन क्या होगी? आपने ये रिएक्शन भी 10th में पढ़ी होगी कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बन जाते हैं? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो इस रिएक्शन में जो भी हीट चेंज आएगा व्हेन 1 मोल ऑफ ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड एड्स हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड देन इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो आप इतना घबराओ मत कि 10-11 इंथैल्पीज हैं, आपने उसके नाम से ही जज कर लेना है। अब मान लो आप एग्जाम में गए, आपको डिफाइन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसका नेम ही बता रहा है कि हाइड्रोजन ऐड होने पर जो हीट रिलीज होती है। अब इस केस में आप इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में ये थोड़ा लिखा होगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेस 1 मोल ऑफ बेस। नाम से ही पता लग रहा है ना कि अगर हाइड्रोजनेशन की इंथैल्पी की बात हुई है तो इट मस्ट बी द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एड्स हाइड्रोजन टू बिकम सिंगल फ्रॉम डबल या टू बिकम सैचुरेटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड। लास्ट इज, एक मिनट, लास्ट इज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक। कभी कभी आपको पता है कि यू हैव एलोट्रोप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सल्फर है वो रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो कई बार हम एक एलिमेंट को उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन करते हैं। तो उस वक्त जो भी हीट रिलीज होगी उसको क्या बोला जाएगा? स्टॉप तनिश। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन इफ डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म कन्वर्ट्स टू अदर एलोट्रोपिक फॉर्म। इसका न्यूमेरिकल करेंगे। मैम डाउट था मैं हाफ ईयरली के बाद तो नहीं कराना, बिकॉज काफ़ी सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली में याद एंथैल्पी और सब्लिमेशन भी होता है कुछ, वेपोराइजेशन, फ्यूजन और क्या डाइल्यूशन और क्या नहीं एक और बीच पे आ गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंड वो तो कर ही ली। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग है। स्टैंडर्ड में बस वो स्टैंडर्ड स्टेट में होती है, उसके बाद नोट लग जाते हैं। कराऊंगी, पहले इतना तो करो, लिखो सब करवाया लिखो। मैम आपने कहा 3 महीने रहेंगे आपके लिए बात। हाँ आपने कहा 3 महीने रहेंगे, वो कैसे है? अक्टूबर जनवरी में रिवीजन करेगा, फरवरी में है, फरवरी में इन 11th। अच्छा प्लीज राइट दिस न्यूमेरिकल, डायरी राइट दिस न्यूमेरिकल एवरीवन। नैतिक ये न्यूमेरिकल लिखो। गिवन द फॉलोइंग, जो आपने कराई है उसमें शादी वाली करवाई, ये वाली सारी करवा रही है। चलो ये भी करा दूंगी, ये बड़ी सिंपल सी है, पहले ये कर लो। गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अब ये क्या है? अभी तो कराया था कि रोम्बिक इज अ फॉर्म ऑफ सल्फर जिसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना। ध्यान तो देते नहीं क्लास में। हमें लास्ट वाला नहीं समझा, तुम्हारा डाउट समझ रहा। सल्फर की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में भी, बकमिंस्टर फुलरेन इसके एक अलग एलोट्रॉप है। तो ऐसे सल्फर की भी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो जब हम उसको एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें वही कैलकुलेट करना है कि हाउ विल यू कैलकुलेट
the enthalpy for transformation of 1 gram of atom of rhombic sulfur to monoclinic sulfur. So I'll tell you how. First write the question. I'll help you out. देखो ये मैंने आपको कौन सी पढ़ाई हैं, ये 10 पढ़ाई हैं। Yes, ma'am. इसके बाद ये अगले पेज पे अलग 3 दी हुई हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, वो 3 अलग हैं और ये 10 अलग हैं। डाइल्यूशन, तुम सोते सोते कुछ और लिख लिया होगा। Dilution, मैम का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरा नहीं है ये। क्या डाइल्यूशन? ये देख लो, पढ़ लो मैम, ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट है। फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, हाँ। और क्या रह गया? ये है ना, सॉल्यूशन होगा। नहीं सॉल्यूशन सिखाते हो, ये देखो, एक सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन है। वैसे ऐसी कुछ है नहीं, बट चलो एनीवेज मैं देख लूँगी अगर। ये सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन है। हाँ जी, शैल वी डू? यस मैम, एच के नीचे ये देखो। डायरे प्लीज जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें। वही कर। हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम एटम। अच्छा, व्हाट इज 1 ग्राम एटम? 1 ग्राम यू होता है ना, मॉलिक्यूल। हु सेड मोल? वेरी गुड मान्या। मैंने पहले ही बताया था कि ग्राम एटम इज अनदर टर्म यूज फॉर मोल। यस, अगर आपको कल को फर्स्ट चैप्टर में भी कैलकुलेट द ग्राम एटम्स आ जाएं तो दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द मोल। पता नहीं कहाँ रहते हो आप लोग, बोलो। फर्स्ट आई विल कंटिन्यू ओनली इफ यू गाइज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था कि जब 1 मोल सल्फर का रोम्बिक फॉर्म से 1 मोल सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त जो भी एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो निकालनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, रिदव सुन लो प्लीज, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर फ्रॉम रोम्बिक टू 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर इन मोनोक्लिनिक। अब या तो हम इसमें या तो इसका तरीका था हम निकालते प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट इसमें हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन, बल्कि में 2 रिएक्शंस गिवन है। अगर आप इस रिएक्शंस को देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में रोम्बिक सल्फर की कंबशन हो रही है और नीचे वाली मोनोक्लिनिक सल्फर की कंबशन हो रही है। तो कल मैंने हेस्लो क्या करवाया था, हेस्लो कहता था कि जब आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना चाहते हो और अगर आप उस रिएक्शन को 1 स्टेप में नहीं कर सकते तो इफ़ यू डू इट इन अ मल्टीपल स्टेप्स बट अल्टीमेटली यू रीच टू द सेम पॉइंट देन द एंथैल्पी चेंज इज सेम। यानी कि आपको 2 ये रिएक्शन का एंथैल्पी दे रखी है, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को माइनस कर दूं तो O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, SO2 से SO2 भी क्या हो जाएगा, और अगर मैं इन रिएक्शंस को माइनस करूँ तो ऑब्वियसली इनकी एंथैल्पीज को भी माइनस करूँगी, तो ये आ जाएगा आंसर 3.5। अब ये जो 3.5 किलो जूल, अब ये जो आंसर आया 2.5, आकाश विल यू स्टॉप? ये जो आंसर आया ये किस रिएक्शन का आया, देखना ये रिएक्शन क्या बन रही है, S रोम्बिक माइनस S मोनोक्लिनिक गिव 0, और आपकी ये जो एंथैल्पी की वैल्यू प्लस 2.5 आ रही है, अगर ये मैं उसको उस साइड ले जाऊं S रोम्बिक चेंजेस टू S, तो यही तो मेरा आंसर, यही तो हमसे पूछा था। कई बार देखो इसका डायरेक्ट तरीका तो क्या था कि तुम सच में रोम्बिक सल्फर ले लो और बैठ जाओ उसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करना हो तो डू यू थिंक कि अगर आप उसकी एंथैल्पी निकालना चाहते हो कि आप सच में ग्रेफाइट लेके आओगे मार्केट से, उसको डायमंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए 150 साल लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आगे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप ग्रेफाइट को डायमंड में कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे बिकॉज तो आप उसकी एंथैल्पी तो निकाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए भी मैंने यही बोला था कि दोनों की कंबशन कर लो और फिर दोनों के डेटा को क्या कर दो, माइनस, क्योंकि यही तो हेस्लो ने कहा था कि समटाइम्स द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन
वन स्टेप बट इट टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ, Multiple steps. हाँ अब वही हुआ। रोम्बिक को मोनोक्लिनिक, हमें बस ये फाइंड आउट करना था कि अगर रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगी तो उसको कितनी एंथैल्पी चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमें जो रोम्बिक की कंबशन का डेटा दे रखा था और मोनोक्लिनिक सल्फर की कंबशन का डेटा दे रखा था, हमने उन दोनों को क्या कर दिया, माइनस। माइनस करने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट होगी, O2 कैंसिल हो गया, SO2 कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, S रोम्बिक माइनस S मोनोक्लिनिक गिव्स 0। दैट मीन्स अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो S रोम्बिक इज चेंजिंग टू S मोनो, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो यानी कि दोनों इक्वेशन को माइनस करके जो ये डेल्टा H की वैल्यू आ रही है, यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें तो यही फाइंड आउट करना था ना कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फर रोम्बिक। तो इसमें मैंने हेस लॉ अप्लाई किया है। तो कल जो मैंने हेस लॉ पढ़ाया था वो यही था कि समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन वन स्टेप। So the enthalpy change is same if the reaction take place in a number of steps, but वो reaction same बननी चाहिए because enthalpy change is a state function, it is not a path function। enthalpy change इस बात पे depend नहीं करती कि आप A to B डायरेक्ट जा रहे हो या वाया C जा रहे हो। अगर आप A से B जा रहे हो, चाहे आप एक ही स्टेप में जाओ चाहे आप 2 स्टेप में जाओ, आंसर क्या माना जाएगा, सेम। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये 2.5 तो आंसर दोनों को माइनस करके आया है। भले ही दोनों को माइनस करके आया है पर वो बन तो इस रिएक्शन का रहा है ना, Yes. बन तो ये जो 2.5 आंसर रहा है वो किस इक्वेशन का रहा है, S रोम्बिक माइनस S मोनोक्लिनिक गिव्स 0। दैट मीन्स ये किस इक्वेशन का एंथैल्पी मानी जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक टू 1 मोल ऑफ मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यस ऑफ कोर्स, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। जिसको छुट्टी चाहिए प्लीज लीव, द डोर्स आर ओपन प्लीज। लास्ट न्यूमेरिकल करो। रिदव ये दिव्यांश, मुझे किसकी एंथैल्पी निकालनी है, इथाइलिन की क्या फॉर्मेशन, कंबशन क्या, तो इथाइलिन जो कि C2H4 होता है इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो सबसे पहले जब मैंने पिछले क्वेश्चन में इथाइलिन की कंबशन करी थी तो मैं C2H4 के साथ O2 ले रही थी, समझ आ रहा है। अब मैं इसी इथाइलिन की हाइड्रोजिनेशन कर रही हूँ, तो अगर इथाइलिन इज C2H4 व्हाट इज गोइंग टू बी द अदर रिएक्टेंट, इथाइलिन इज C2H4 but I am saying what is going to the other reactant, hydrogen not oxygen, because right now I am not doing combustion, I am doing hydrogenation। what is hydrogenation, addition of हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन और भी आपको सुंदर लगेगी अगर आप C2H4 को खोल के लिखोगे कि ये इथीन है, हाँ तभी आपको समझ आएगा कि हाइड्रोजन क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि ये जिंदगी में क्या बनना चाहता है, सिंगल बॉन्ड। एवरी डबल बॉन्ड वांट्स टू बिकम, यस एवरी डबल, शट अप, एवरी डबल बॉन्ड वांट्स टू बिकम सिंगल, क्योंकि हमें यही पढ़ाया जाता है कि हर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस दुनिया में क्या होना चाहता है, सैचुरेटेड। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम बकवास मारते हो। डबल इज बिकमिंग, मतलब स्टॉप, डबल इज बिकमिंग सिंगल। अब आपने रिएक्शन लिख ली, इज इट बैलेंस, मैंने सोचा भी वैसा ही है। अच्छी बात है, प्लीज स्टिक टू योर वर्ड्स। अब आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन की हमें क्या निकालनी है, एंथैल्पी। कैसे निकालते हैं एंथैल्पी, यस कम ऑन, प्रोडक्ट माइनस, देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन हो रही है तो आपको बोल दिया कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, बट है तो ये रिएक्शन ही ना। अब रिएक्शन में कभी भी हमें किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। आई डोंट नो, आपको लग रहा होगा कि मैम कभी हेस लॉ लगा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हेस लॉ लगाना ही बनता था क्योंकि हमें 2 डेटा ही ऐसे दे रखे थे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमेशा काम करता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है,
CH3 इथेन इथेन, क्या तुम्हें इथेन का डेटा दे रखा है? बट लेट मी पोज यू हियर, यहाँ पे आपको इथेन का जो डेटा दे रखा है वो इथेन की कंबशन की इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम प्रोडक्ट की इंथैल्पी लेते हो फॉर्मेशन की लेते हैं इथेन, जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, प्लीज तुम सुनोगे नहीं ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड नाउ। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दो, बट उस फॉर्मूले को यूज करने की एक टर्म एंड कंडीशन दी, एंड दैट टर्म एंड कंडीशन वाज दिस कि जो प्रोडक्ट का आपको डेटा दे रखा है वो इंथैल्पी ऑफ किसका होना चाहिए? बट यहाँ पे आपको जो इथेन आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा और जल्दी से वैल्यू उठा ली, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू आपको इथेन की किसकी दे रखी है। तो क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर दो, क्योंकि सोचो गैस सही किया है। कैसे? क्योंकि जब किसी चीज की फॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट में होता है, और जब वो कंबशन में होता है तो वो कहाँ होता है? 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन होता है, तो इथेन कहाँ पे बन रहा होता है? प्रोडक्ट में। और वही इथेन की कंबशन का डेटा दे रखा है, तो मतलब वो इथेन कहाँ पे दिया होगा? तो आपने कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मेशन की जगह किसका डेटा दे रखा है, तो आपने जो इथेन की वैल्यू दे रखी है उसका साइन चेंज कर लेना। जैसे वैल्यू माइनस में दे रखी है तो आपने किस में ले लेनी है? समझ पड़ रही है मेरी बात? कि अगर यही डेटा आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का दे रखा होता फिर तो आपको साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू प्रोडक्ट में ले लेना, जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू रिएक्टेंट में ले लेना। बट यहाँ पे हमें थोड़ा पोज करना पड़ा, क्योंकि द मोमेंट वी वर टेकिंग द वैल्यू ऑफ इथेन, तो हमने नोटिस करा कि यहाँ पे तो इथेन की हमें कंबशन की वैल्यू दे रखी है, बट व्हाट वी नीड इज फॉर्मेशन। तो अगर हमें कंबशन की वैल्यू दे रखी है बट हमें फॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए, तो देयर इज नॉट समथिंग वेरी बिग यू नीड टू डू। आपको जो वैल्यू दी हुई है उसका साइन क्या कर देना आपने? चेंज। यानी कि अगर आपको कंबशन की वैल्यू -1560.6 दे रखी है, आपने फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में ले लेनी है। और इथीन की कितनी दे रखी है? पॉजिटिव में ले लो। तो आंसर क्या आ जाएगा? Let me see the answer at least. -135.6 नहीं माइनस माइनस का माइनस बीच में का है वो हाँ माइनस है, माइनस में आएगा। No, no, no. आंसर ही नहीं। मेरा 1.2 ज्यादा है, तेरा और मेरा वो किसी ने भी कैलकुलेट किया है कि यार डोंट फाइट प्लीज, इसको बंद करो एक तो। किसको